हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की, जहाँ पे हम लोग को आज का जो टॉपिक पढ़ना है वो है कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। जहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि हम लोग यहाँ पे पहले कोस्टल एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग अगला जो टॉपिक करेंगे वो आइलैंड्स ऑफ इंडिया होगा, और लास्ट जो टॉपिक हमारा होगा दैट विल बी द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। ये 3 टॉपिक हैं जो हमारे मैपिंग के पार्ट से बचे हुए, उन सारी चीज़ों को पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कोस्टल पार्ट को आज कवर कर दिया जाएगा। क्लास के लिंक को एक बार से शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। मैपिंग के क्लास का जो समय है वो होता है शाम को 4:30 बजे। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास आपका रहता है, तो इसको मिस मत किया करिए, इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। इसके अलावा आपके 2 स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं जो इस वीक के एंड पे जाके ख़त्म होंगे। एनसीईआरटी की पूरी 7 डेज़ की एक सीरीज़ चल रही है, जहाँ पे आपको एनसीईआरटी के बेसिस पे जितने क्वेश्चंस होते हैं या जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके जीएस के पर्सपेक्टिव पे, उसको कंप्लीट किया जा रहा है। इसके अलावा साइंस का जो स्पेशल क्लास चल रहा है ये आपका दोपहर में 2 बजे होता है। दोनों क्लासेस आपके अनअकैडमी पे रहते हैं, तो इनको मिस मत किया करिए, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट अफेयर्स लाइव सेशन। आप सभी लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स का जो क्लास है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड बिना करंट अफेयर्स के आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। जिसके अंदर जहाँ पे जीके आती है वहाँ पे जीके, जहाँ पे आपकी न्यूज़ के एनालिसिस की बात आती है न्यूज़ के एनालिसिस, एंड मैपिंग का पार्ट जहाँ आता है वहाँ पे मैपिंग को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं। आई होप कि सभी लोग क्लास के अंदर ऑल सेट, अगर ऑल सेट हो गए हो तो एक बार से थम अप करिएगा। चलिए, हाँ एक चीज़ और, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने पिछला क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछला वाला जो क्लास है वो देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सो दैट यू कैन ईजिली गो थ्रू द क्लास। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वाले क्लास के अंदर कि जब हम प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, बिल्कुल तैयार रहना, मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछती जाऊँगी, फटाफट से आंसर करते हुए चलिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जल्दी से बताओ, इस पर्टिकुलर एरिया को हम किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में छापते हुए चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सौराष्ट्र। ये जो सौराष्ट्र नाम की जगह है, ये जगह जो है इसको हम गुजरात के एरिया को हम सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं, तो ये क्या हो गया, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, इसके नीचे के साइड पे आओगे, महाराष्ट्र एंड गोवा, इस एरिया को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका नाम मैंने आपको बताया था कोंकण कोस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। अगला कर्नाटका। कर्नाटका वाले एरिया में मैंने कहा था कि इसका नाम क्या हो जाएगा, ये जो कर्नाटका का एरिया है इसका नाम केनरा है। ठीक है, आखिरी में आया था क्या, केरला, और केरला का जो नाम था वो क्या था, दैट वाज मालाबार। ठीक है, इधर के साइड पे आ जाओ। इस वाले एरिया में हम लोगों ने देखा था कि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, सुंदरबन डेल्टा है, जिसकी वजह से इस कोस्टल एरिया का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। लेकिन ये वाला जो कोस्टल एरिया है इसका नाम क्या है, उड़ीसा के एरिया का नाम क्या है, उत्कल कोस्ट। ठीक है, इससे थोड़ा सा नीचे के साइड पे ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये है आंध्र प्रदेश, और इस पर्टिकुलर जगह का नाम क्या हो जाएगा, ये है नॉर्दर्न सिरकाज। क्या नाम है, नॉर्दर्न सिरकाज। और जो ये लास्ट वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इस आखिरी वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये है तमिलनाडु का हिस्सा जिसे हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बार से रिकॉल करा दिया कि कौन सी जगह किस नाम से जानी जाती है। ठीक, अच्छा, अब इस पर एक चीज़ और हम जान लेते हैं। वो चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये जो पूरी लोकेशन आप देख रहे हो इसमें जो पठार का क्षेत्र है, यानी कि जो प्लेट्यू का एरिया आप देखते हो, वो प्लेट्यू का एरिया आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा और पॉइंट्स को यहाँ पे लिखते हुए चलना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, द हार्ट ऑफ इंडिया। जब हम हार्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, द हार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ एमपी वाला जो पार्ट है उसी को तो हम हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको इसको पहले ड्रॉ करके समझा दूं ताकि आपको यहाँ पे पूरा जो मैप है वो समझ में आ जाएगा। अब देखो, कायदे से स्क्रीनशॉट मारने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होंगे, मैम कुछ ड्रॉ करो, आई विल टेक द स्क्रीनशॉट, है ना, बहुत तेज़ हो गए हो तुम लोग। अच्छा, अब सुनिएगा, ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, दिस पार्ट, ठीक, इस पार्ट को यहाँ पे क्या कहा जाता है, उत्कल कोस्ट के नाम से हम जानते हैं, यानी कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ उड़ीसा। फाइन, यहाँ पे आपको मिलता है पारादीप पोर्ट
सेकेंड पॉइंट इसी जगह पे आपको मिलेगा चिल्का लेक। यहीं पे अगर आप देखोगे तो आपको व्हीलर आइलैंड मिलता है और इस व्हीलर आइलैंड का नया नाम क्या है, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपको उत्कल कोस्ट या फिर ओडिशा के बारे में याद रखने हैं। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब भी हम बात करते हैं ओडिशा के बारे में या चिल्का लेक के बारे में, तो चिल्का लेक वो जगह है जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको याद होगा, नहीं याद है तो एक बार से याद दिलाते हैं। एक होती है इरावदी डॉल्फिन, एक होते हैं ऑलिव रिडली टर्टल्स। ये दोनों ही आपको इसी स्टेट में देखने को मिलेंगे। जहाँ पे चिल्का लेक है यहाँ पे आपको इरावदी डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसके नीचे सेकेंड वाले एरिया पे आते हैं। ये वाला जो आप एरिया देखोगे इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न सिरकाज कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि हम आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा आइए, अब जब हम आंध्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट, इसका ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर आपको मिलता है क्या, पुलिकट लेक। कौन सा लेक है, पुलिकट लेक। पुलिकट लेक के बारे में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो पुलिकट लेक है ये श्रीहरिकोटा और आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया है उसके बीच में लोकेटेड है। यानी कि अगर यहाँ पे श्रीहरिकोटा है तो इसके ये जो बीच वाला एरिया आप देख रहे हो, दिस इज़ व्हाट, पुलिकट लेक। तो ये क्या हो गया, श्रीहरिकोटा हो गया, ओके, श्रीहरिकोटा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। इसी जगह पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है होप आइलैंड। क्या है, होप आइलैंड। ये सवाल यूपीएससी का पूछा गया सवाल है कि जो होप आइलैंड है वो आपको कौन से स्टेट में मिलता है, तो नॉर्दर्न सिरकाज में मिलता है। क्यों ज़रूरी है, इसका रीज़न है, ये जो पर्टिकुलर आपको होप आइलैंड मैंने लिख के बताया है, इसका रीज़न यहाँ पर ये है कि जो ऑलिव रिडली टर्टल्स जो आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलते हैं, कई बार माइग्रेट करके ये होप आइलैंड वाले लोकेशन पे आ जाते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है उड़ीसा के बारे में, लेकिन आपको वहाँ पे आंध्रा का कोई एरिया दिया हुआ है, तो आप आंसर वहाँ पे होप आइलैंड को मार्क करके आओगे, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में। अच्छा, अब आखिरी वाले एरिया पे आते हैं और ये वाला जो एरिया है दिस इज़ व्हाट, तमिलनाडु। ओके, नाउ कम टू तमिलनाडु। अब जब हम तमिलनाडु की बात करने जा रहे हैं तो तमिलनाडु के बारे में देखो कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट बातें। इसका जो कोस्ट है इसका नाम है कोरोमंडल। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, सुनो। कोरोमंडल कोस्ट जो है इसी के साथ में लगा हुआ कुछ इस तरीके से आपको श्रीलंका की लोकेशन देखने को मिलती है, ठीक है। श्रीलंका को हमने ऐसे डिब्बे में बंद कर दिया है क्योंकि इसे बोला जाता है टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया, है ना, यही तो बोलते हैं। पता चला लंकापति रावण उनकी डेथ हो गई है, नहीं, आई मीन टू से जिन्होंने वो रोल प्ले किया था उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। चलिए, तो ये जो लोकेशन आप देख रहे हो, ये पूरी जो वाटर बॉडी है ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। नीचे के साइड पे ये कौन सी जगह है, गल्फ ऑफ मन्नार है। अब ये याद रखिएगा कि अभी हाल ही में आपको मैंने पढ़ाया था कि जो गल्फ ऑफ मन्नार और इधर के साइड पे जो बंगाल की खाड़ी है, इसके बीच का जो ये आप एरिया देख रहे हो, ये वो एरिया है जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे आपको पाल्क स्ट्रेट देखने को मिलती है। क्या मिलता है यहाँ पे, पाल्क स्ट्रेट देखने को मिलेगी। इसी जगह पर क्या बनाया जा रहा है, डुगोंग फिश के लिए कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा और यहीं पे आपको एनर्जी आइलैंड की लोकेशन देखने को मिलेगी। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं, किससे, तमिलनाडु के रिस्पेक्ट में। अच्छा, अब इधर के साइड पे आ जाओ। ये वाली जो जगह देख रहे हो दिस इज़ व्हाट, गुजरात, ठीक। और गुजरात के लिए मैंने आपको बताया कि इस जगह को हम सौराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से की पॉइंट्स आएंगे, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, या पूरा बनाने के बाद में स्क्रीनशॉट लोगे। मैम थोड़े और कलर इसमें यूज़ करो ना, थोड़े से डिफरेंट कलर, अच्छा लग रहा है। रेनबो ना बना दें इसको। चलो, मुझे पता है कि तुम लोग के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, आई बेटर नो इट। ओके, नाउ कम टू गुजरात। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। वेल, जब हम गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात का जो कोस्टल एरिया है वहाँ से ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो जगह है सिर्फ एक ही सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ व्हाट, कांडला पोर्ट। इम्पॉर्टेंट क्या है, कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट का नया नाम क्या हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इसी जगह पे आप देखोगे तो आपको लोथल देखने को मिलेगा।
लोथल आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था जहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको एक मैरीटाइम म्यूज़ियम के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो जब ये मैरीटाइम म्यूज़ियम डेवलप हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट बन जाएगा। अच्छा, इसके नीचे आओ, अगला है यहाँ पे क्या, ये महाराष्ट्र एंड गोवा। महाराष्ट्र एंड गोवा के कोस्टल एरिया में ऐसा कुछ खास है नहीं, बट ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जब आप मुंबई के बारे में बात करते हो तो मुंबई जो है वो एक आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सेलसेट आइलैंड। क्या नाम है? सेलसेट आइलैंड। इसके अलावा इस पर्टिकुलर कोस्टल एरिया से कोई भी सवाल नहीं बनता है। ठीक है, अगला कर्नाटका, नो क्वेश्चन। आखिरी आ जाओ केरला, नो क्वेश्चन। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना केरला के रिस्पेक्ट में कि आपसे सवाल में कहा जा सकता है कि ये जो केरला का कोस्ट है इसका नाम क्या है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, मालाबार है। लेकिन इसी जगह पे अगर आप देखेंगे तो जो मॉनसून की विंड्स होती हैं, जो मॉनसून की हवाएं होती हैं, जो पवनें होती हैं, ये सबसे पहले कहाँ पे आके स्ट्राइक करती है? इसी केरला वाले एरिया पे आके स्ट्राइक करती है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मार देना और थम अप कर देना तो मुझे पता चल जाएगा कि तुमको समझ में आ गया है। ठीक, अच्छा मैम ये तो कहानी हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और कुछ माउंटेन रेंजेस के बारे में। ठीक है, ये वाला मैप देख के पता है मुझे कैसा वाला फील आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कोई वेदर फोरकास्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे बारिश होने वाली है, वहाँ पे बारिश होने वाली है, ऐसा वाला ये मैप लग रहा है ना। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट के बारे में और वेस्टर्न घाट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो इस एरिया को यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली ये एरिया जो है वो समझ में आ जाएगा। आइए, तो यहाँ पे दिस इज़ अ वेस्टर्न घाट, दिस इज़ अ ईस्टर्न घाट। फाइन, आप देखना और समझते हुए चलना। अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लिया करो, जब तक ड्रॉ नहीं करोगे तब तक मैपिंग याद नहीं होगी। आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, अगर आपको लगता है कि आपने एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, कहानी सेट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, नैया डूब जाएगी। ठीक है, चलो अच्छा समझते हैं। तो ये क्या है? दिस इज़ अ वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के नाम से इसको जाना जाता है। वेस्टर्न घाट्स की जो आप लोकेशन देख रहे हो इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, ये वाली लोकेशन क्या है? ये है ईस्टर्न घाट। ये बीच बीच में कैसे हैं? ब्रेक्ड हैं। कैसे हैं? ब्रेक्ड हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ईस्टर्न घाट है, यानी कि पूर्वी घाट के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर लगता है वहाँ से लेके तमिलनाडु तक, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? गुजरात के साउथ से लेके तमिलनाडु तक। ठीक है, अच्छा अब एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे इन दोनों का भरत मिलाप हो रहा है ना। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कुछ पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें से सबसे पहला जो नाम है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों के जस्ट नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियों के बाद में इसके नीचे आपको मिलेगी कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स, ये ध्यान रखिएगा, कार्डमम हिल्स का मतलब हो गया क्या? इलायची के पर्वत। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ठीक है, अब मैम ये बताओ, ये जो नीलगिरी आपने लिखा है इसकी कोई हाईएस्ट पीक है क्या? जी हाँ, नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? डोडा बेटा। ये ध्यान रखना, व्हेन वी से नीलगिरी, तो नीलगिरी के जो पहाड़ियाँ हैं ना उसको नीलगिरी हम क्यों कहते हैं? उसका रीज़न है, इसी को ब्लू माउंटेन भी कह दिया जाता है। इसके ऊपर एक फूल निकलता है पर्पल कलर का, बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा फ्लावर जो होता है ना वो इसके ऊपर निकलता है 12 साल में एक बार, जिसका नाम होता है नीलकुरिंजी फ्लावर। तो ये जो फूल होते हैं ना ये बहुत खूबसूरत से होते हैं, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत कहते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऊटी वूटी जो आपको मिलता है ना वो यहीं पे मिलेगा, ऊटी इज़ हेयर। ओके, नाउ ये जो वेस्टर्न घाट लिखा है मैम, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है अनायमुदी। क्या है? अनायमुदी। मैम ये है कहाँ पर वो बताओ। अनायमुदी की जो लोकेशन है, ये जो अन्नामलाई लिखा हुआ देख रहे हो, अन्नामलाई की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम अनायमुदी है। पॉइंट को थोड़ा सा रिकॉल करो।
अन्नामलाई की जो हाईएस्ट पीक है वो अनायमुदी है, और वही अनायमुदी जो है वो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। इसको कायदे से लिख लीजिएगा, पेपर के अंदर ये सवाल बहुत बार छपता है, ठीक है। अच्छा, अगले पॉइंट पे आओ। अगला पॉइंट यहाँ पे ये जितनी बातें बोली ना पेपर में छपता है, ये एमटीएस के पेपर अब क्या बोलें, बोल नहीं सकते हैं, वरना खैर कोई ना। चलिए, अच्छा यहाँ पे देखो क्या पॉइंट है इम्पॉर्टेंट। ये जो लोकेशन तुमको नज़र आ रही है ये है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रेंज पाई जाती है जिसका नाम है हरीश चंद्र रेंज, और इस हरीश चंद्र रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम यहाँ पे क्या है, कलसूबाई। क्या नाम है, कलसूबाई। अब सुनो, सवाल पूछ लिया गया एसएससी के अंदर कलसूबाई के ऊपर, वहाँ आधे लोगों की बत्ती गुल हो गई। क्यों? क्योंकि वो कभी क्लास में नहीं आए होंगे। भाई ये जो कलसूबाई है ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, हरिश्चंद्र रेंज भी वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ये पर्टिकुलरली आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है, तो इसको महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई इसकी। अब आते हैं हम ईस्टर्न घाट की बात करेंगे। देखिए, ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर बताई गई है वो है महेंद्रगिरी। क्या है, महेंद्रगिरी। और ये कहाँ पर है, ये आपको उड़ीसा के एरिया में मिलेगी। लेकिन एक और पहाड़ी है जो कि महेंद्रगिरी का ही हिस्सा है, अभी रेलवे ने उसको करेक्ट आंसर कंसिडर कर लिया था। आई डोंट नो वाई ऐसा उन्होंने क्यों किया, लेकिन उन्होंने उसी को आंसर कंसिडर किया था। तो वो क्या था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। उस पहाड़ी का नाम शुरू होता है जे से। अब जे फॉर जंगल नहीं है ना, आंसर करके बताना। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट का एरिया, फाइन। अच्छा, अब ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ से निकलती हैं कुछ रिवर्स। वेस्टर्न घाट से सबसे पहली जो रिवर निकलती है, इस रिवर का नाम क्या है, इस रिवर का नाम है गोदावरी। क्या नाम है, गोदावरी। दूसरी रिवर जो यहाँ से निकलती है इसका नाम क्या हो जाएगा, कृष्णा रिवर। कौन सी है, कृष्णा रिवर। तीसरी रिवर जो यहाँ से निकलती है इस रिवर का नाम हो जाएगा कावेरी रिवर। ज़रा डायरेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों नदियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये पूरा का पूरा आपके पेपर में जब आता है ना, साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को आता है। और यहाँ ऊपर के साइड जब देखोगे, ये वाली जो लोकेशन देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक रिवर मिल रही होती है जिसका नाम क्या होता है, महानदी, ठीक है। ये चारों की चारों रिवर किधर के साइड पे आती हैं, बंगाल की खाड़ी के साइड पे आती हैं, बे ऑफ बंगाल के साइड पे ये आके अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, वहाँ पे पढ़ाएंगे इसको डिटेल में। अभी मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि हाउ इज़ द लोकेशन वर्क्स, फाइन। अच्छा, अब ये तो मैम आपने बता दिया। नाउ कम्स अ पॉइंट कि मैम इसमें प्लेट्यू भी तो बता दो, कौन सा वाला प्लेट्यू कहाँ पे, प्लेट्यू तो मैंने आपको बताया नहीं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लियो, बना ले भाई, बना ले, थोड़ी मेहनत कर लो, काम आएगी, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं और अब बात करेंगे प्लेट्यू के एरिया की। तो प्लेट्यू के एरिया में पठार का जब हम क्षेत्र देखते हैं, अब तक तो इंडिया बनाना सीख गए होगे ना। ये वाली जो लोकेशन है, ठीक, एक लोकेशन यहाँ पे है, एक लोकेशन यहाँ पे है। ये तीन आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, फाइन। ये कौन सी जगह है, डेक्कन प्लेट्यू है। ये कौन सी जगह है, छोटा नागपुर का पठार है। और ये कौन सी जगह है, ये है दंडकारण्य का पठार, ठीक है। ये तीन प्लेट्यूज आपसे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ये वाली जगह इसलिए इंपॉर्टेंट है, महानदी का ओरिजिन है। ये वाली जगह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, और यहीं से दामोदर रिवर का ओरिजिन होता है। हजारीबाग प्लेट्यू भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, राजमहल हिल्स भी आपको मिलेगा। इसी के नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको अजंता हिल्स मिलेंगे। दे आर सो मेनी, बहुत सारी पहाड़ियाँ आपको मिलती हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है, यहाँ से सवाल बनता है। इसके ऊपर के साइड पे देखोगे विंध्या, इसके नीचे के साइड पे देखोगे सतपुरा, और इन दोनों के बीच में से होते हुए एक रिवर आपको मिलेगी जिसका नाम होगा क्या, नर्मदा। वो हम रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे, दैट इज़ नॉट द पार्ट जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना पहले याद कर लो, वही बहुत है, क्योंकि इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो है आइलैंड्स, जो हम लोग कल कवर करेंगे। आइलैंड्स में हम अंडमान पढ़ेंगे, उसके बाद में निकोबार के बारे में पढ़ेंगे, एंड
लास्ट जो इसके बाद में होगा वो आपका रिवर्स सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे ऑन द सेम टाइम। इसके अलावा आप डेली क्लासेस को मिस मत करिए, दैट इज़ 6:45 AM शार्प, और आपके स्पेशल क्लासेस भी 2 रहते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल नया नया है आपके लिए सारी चीज़ें, तो जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आप इस बैच को ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। सफलता बैच के नाम से आपको ये जो बैच है ये मिल जाएगा कहाँ पे, ये मिलेगा अनअकैडमी ऐप पे एसएससी कैटेगरी में। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको ये सारे एजुकेटर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके साथ में जो बाकी एजुकेटर्स हैं आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे जिनसे आप क्लासेस कर सकते हो। और आपका हर संडे को होता है कॉम्बैट टेस्ट, जहाँ पे आपको मिलते हैं स्कॉलरशिप। ये कॉम्बैट टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सिर्फ यहाँ पे आपको कोड यूज़ करना है कृति10 और आप इजीली इसको क्या कर पाओगे, ज्वाइन कर पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। रैंक आती है, रैंक के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इन केस आप इन बैचेस को EMI के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हो तो EMI के थ्रू भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। जब आप अमाउंट पे करने जाओगे तो यहाँ पे आपसे कोड पूछा जाएगा, रेफरल कोड लिख दीजिएगा कृति10। अमाउंट जो है वो 10% कम हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, जब आप इसके ऊपर कॉइन्स भी लगा दोगे तो ये अमाउंट और कम हो जाएगा। फिर करीबन ये जाके बनेगा 450 रुपये हर महीने के हिसाब से आप EMI के रूप में पे कर सकते हो, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर आप लोगों से। एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर मारिएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।